Welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our unit number 27 based on capital adequacy and Basel norms. तो बेसिकली इसका थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया था. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक के MCQs पोर्शन को कवर करेंगे जो कि बेस्ड है कैपिटल एडिक्वेसी एंड बेसल नॉर्म्स पे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों पहला सवाल है कि कितने पिलर हैं आर रिवाइज बेसल फ्रेमवर्क में. हाउ मेनी पिलर्स आर देयर. तो ये रिवाइज बेसल फ्रेमवर्क क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए. ये बेसिकली एक सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है जिसको डिज़ाइन किया गया ताकि इंश्योर करे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम के सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए. इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पिलर्स बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखिए आंसर तो इसका सी होगा. मैं थोड़ा पिलर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. पहला पिलर का नाम है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो मतलब बैंक को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है ताकि वो पोटेंशियल लॉस को कवर कर सके अपने रिस्की एक्टिविटीज से. तो ये तो पहला पॉइंट हो गया. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू. ठीक है, सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब आप समझते होंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सुपरवाइजरी रिव्यू. तो सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब कि यू हैव टू इसे मतलब कि जो रेगुलेटर्स हैं या जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो हर एक बैंक के स्पेसिफिक रिस्क को एसेस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर 1 से इनफ है या नहीं है. और तीसरा पॉइंट है हमारा मार्केट डिसिप्लिन. इसमें क्या होता है कि ये पिलर प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, राइट, ट्रांसपेरेंसी को, और इनकरेज करता है बैंक को कि वो डिस्क्लोज करें इन्फॉर्मेशन. तो इसीलिए दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 पिलर्स आर देयर. और पिलर का नाम भी मैंने आपको समझा दिया. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर इन द रिवाइज बेसल फ्रेमवर्क. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए का रहा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क. दिस इज रॉन्ग. तो ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैंकिंग के, लेकिन ये स्पेसिफाइड पिलर नहीं है. ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, मार्केट, ये भी गलत है. ऑप्शन सी का है आपका कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन बिल्कुल सही है. यही हमारा 3 पिलर है, यही 3 पिलर होता है. तो बैंक को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, ये पहला पिलर का आता है. उसके बाद कोई सुपरवाइजर चाहिए जो रेगुलरली चेक करेगा कि ये इनफ कैपिटल है या नहीं है, और बैंक ट्रांसपेरेंट रहे पब्लिक के साथ, ये होता है मार्केट डिसिप्लिन. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑप्शन फॉर कैपिटल कंपटीशन फॉर क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क अंडर पिलर 1. बहुत बढ़िया सवाल है. आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा पिलर 1 जो है ना, पिलर 1 जो रिवाइज बेसल फ्रेमवर्क का है, ये डील करता है कि कैसे बैंक कैलकुलेट करे कितना पैसा उन्हें चाहिए रिजर्व में ताकि क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क के लॉस को कवर कर सकें. राइट, मतलब लॉस को कवर करना है तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ना. ठीक है, तो वो कितना अमाउंट चाहिए जो कि उन्हें रिजर्व में रखना पड़ेगा. तो इसमें देखिए ऑप्शंस का रहा है फिक्स रेट अप्रोच. ये गलत है दोस्तों. ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप कांस्टेंट रेट को यूज कर रहे हैं. यू आर यूजिंग अ कांस्टेंट रेट, यू आर यूजिंग अ अनचेंजिंग रेट. कांस्टेंट मतलब अनचेंजिंग ही होता है, मतलब आप कांस्टेंट अनचेंजिंग रेट को यूज कर रहे हैं ताकि रिजर्व्स को कैलकुलेट कर सकें. तो ये नहीं होगा. ठीक है, ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि बैंकिंग एक्टिविटीज में क्या कितना रिस्क इन्वॉल्व है. दूसरा है रेगुलेटरी डिस्क्रिशन. ये भी हमारा गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये सजेस्ट करता है कि रेगुलेटर्स के पास फ्रीडम होगा डिसाइड करने का कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए बिना क्लियर और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड का. इसीलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा. ऑप्शन सी का रहा है इंक्रीज रिस्क सेंसिटिविटी. ये सही है दोस्तों. क्यों सही है? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड रिजर्व का कैलकुलेशन है ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा हमारे एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व से. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्व जितना हमें चाहिए वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा रिस्क इन्वॉल्व से. ठीक है, तो जैसे जैसे रिस्क जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, दो ही चीज हो सकता है. तो वैसे क्या होता है, कितना पैसा एक बैंक को चाहिए अलग से रखने के लिए उसे एडजस्ट करेगी अकॉर्डिंगली. राइट, तो मतलब एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा जो कि स्पेसिफिक रिस्क को कंसीडर करेगा जो कि अलग अलग बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इंक्रीज रिस्क सेंसिटिविटी इज जो हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व का कैलकुलेशन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्क रिवॉल्व से. यदि रिस्क बढ़ेगा या घटेगा तो जितना पैसा बैंक को अलग से रखना पड़ेगा वो उसी के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा. और यदि हम हिस्टोरिकल एवरेज की बात करें तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हम हिस्टोरिकल एवरेज पे रिलाई कर आप करंट आपका जो करंट और फ्यूचर रिस्क
को एक्यूरेटली आप ट्रैक नहीं कर सकते, आप उसे कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए सही जवाब है इसका इंक्रीज रिस्क सेंसिटिविटी। ये अप्रोच इंश्योर करता है कि जितना पैसा बैंक ने अलग करके रखा है सेफ्टी नेट के रूप में, वो क्लोजली टाइड और रियल और करंट रिस्क जो फेस कर रहे हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम रेजिलिएंट बने, ठीक है। तो बेसिस है कैपिटल कंपटीशन का, वो है हमारा इंक्रीजिंग रिस्क सेंसिटिविटी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना पैसा बैंक को अलग से रखना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल लॉस को कवर कर सके क्रेडिट रिस्क से, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। आइए जरा ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। तो ये आपको पता है, नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता है दोस्तों जनरल है और स्टैंडर्ड तरीका है रिक्वायर्ड रिजर्व को कैलकुलेट करने का, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऑप्शन बी की बात करें, फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, ये टेलर्ड मेथड है। ये अलाउ करता है कि बैंक को कि अपने वो इंटरनल रेटिंग को यूज करे ताकि क्रेडिट रिस्क को एसेस कर सके, ठीक है। उसके बाद मतलब इसको ऐसे समझिए, ऐसा करना हो गया कि आप अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप अपने रेटिंग को यूज कीजिए ताकि रिस्क को फिगर आउट कर सकें, राइट। सो यू यूज योर रेटिंग टू फिगर आउट द रिस्क को फिगर आउट करने के लिए आप रेटिंग को यूज करें। फिर एक होता है हमारा AIRB, एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड। इसमें क्या होता है, ये पर्सनलाइज मेथड है, ये बैंक को हेल्प करता है कि वो यूज करें अपने एडवांस इंटरनल मॉडल को ताकि रिक्वायर्ड रिजर्व को कैलकुलेट कर सके, समझे। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है AIRB बैंक को, ताकि जिनके पास सोफिस्टिकेटेड रिस्क असेसमेंट टूल है उनको ज़्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। और यदि हम हिस्टोरिकल एवरेज अप्रोच की बात करें तो ये हमारा कहीं नहीं है, ठीक है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट रिस्क के लिए जो कैपिटल कंपटीशन का प्रोसेस होता है उसमें हमारा एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच होगा, एक हमारा FIRB होगा और हमारा AIRB होगा। बाकी हिस्टोरिकल एवरेज अप्रोच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पार्टिकुलर पार्ट। फ्रेंड्स, बिफोर कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर BFM कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। सो इन दिस BFM कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस प्रूफ में मिलेगा आपको, इस प्रकार के थ्योरी और MCQs वीडियोस के माध्यम से, जिसमें सभी क्वेश्चंस को आपको चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो सभी को कवर किए जाएंगे। आफ्टर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू विल गेट MCQ फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको सेपरेट MCQ का क्वेश्चन बैंक मिलेगा और उसके अलावा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। तीसरा आपको MCQ प्रैक्टिस के बाद दोस्तों बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए आपको दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा हर एक यूनिट का, ताकि आप चीज़ों को फास्टली रिवाइज कर पाएँ, कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज कर पाएँ। और रिवीजन के बाद आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ताकि आप देख पाएँ किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। तो हमारे पास 3 से 4 साल का 2020 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है BFM के। तो एक सिंगल कोर्स है जिसमें सारा चीज आपको मिल रहा है एंड यू कैन ऑब्टेन 50% डिस्काउंट ऑन दिस पार्टिकुलर कोर्स। यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। आप नंबर देख रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, और यदि आप चाहें तो इसमें 50% डिस्काउंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क। तो जब हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं कितना पैसा हम बैंक को अलग से रखना पड़ेगा ताकि वो मार्केट रिस्क से लॉसेस को कवर कर सके, यही होता है ना, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारा मेथड है। पहला ऑप्शन कर रहा है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। तो दोस्तों स्टैंडर्डाइज अप्रोच ये समझिए कि हमारे पास सेट रूल है या स्टैंडर्ड मेथड है जो कि सभी बैंक फॉलो करती है। दूसरा है हमारा मैच्योरिटी लैडर अप्रोच। तो ये कहीं स्टेटमेंट में मेंशन है नहीं, राइट। तो यही होगा हमारा ड्यूरेशन बेस्ड अप्रोच है एक ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम ड्यूरेशन देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ड्यूरेशन को देखते हैं ताकि हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, ड्यूरेशन के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? ड्यूरेशन होता क्या है? ड्यूरेशन एक मेजर होता है कि कितना सेंसिटिव बॉन्ड प्राइस है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। देखिए इंटरेस्ट रेट जब बदलेगा ना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब बदलता है तो हमारा क्या होता है कि बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो भी चेंज होता है। तो ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव है ये कौन बताता है? हमें ड्यूरेशन बताता है, राइट। और लास्ट है हमारा एडवांस अप्रोच। तो एडवांस अप्रोच का मतलब ये हुआ, ओके, इफ यू हैव एडवांस मेथड एंड मॉडल टू असेस मार्केट रिस्क, गो अहेड एंड यूज देम। तो ये भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। तो दोस्तों यदि हमें मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल कैलकुलेट करना है तो इसमें एडवांस अप्रोच होगा, उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन अप्रोच होगा। लेकिन ये जो मैच्योरिटी बेस्ड अप्रोच कर रहा है ना, मैच्योरिटी लैडर अप्रोच, दिस इज नॉट एन अप्रोच, स्टैंडर्ड अप्रोच तो है ही है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैच्योरिटी लैडर अप्रोच, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपसे ऑपरेशनल रिस्क के बारे में पूछा जाएगा कि ऑपरेशनल रिस्क को कैपिटल कैलकुलेट करना है तो इनमें से कौन सा मेथड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें फिगर आउट करना है कितना पैसा बैंक को अलग से रखना पड़ेगा, जो भी लॉस हो सकता है इन्हें ऑपरेशनल रिस्क के कारण, तो उनके पास अलग अलग मेथड है। तो यदि हम BIA की बात करें, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच की बात करें, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ये एक सिंपल इंडिकेटर को यूज करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल एनुअल ग्रॉस इनकम। तो टोटल एनुअल ग्रॉस इनकम जो बैंक का है उसे यूज करेगा ये बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, पता लगाने के लिए कितना कैपिटल जो है ऑपरेशनल रिस्क के लिए अलग से रखा जाए। यदि हम स्टैंडर्डाइज अप्रोच की बात करें तो ये सिमिलर है BIA से। ये मेथड जो है टेलर्ड किया गया है, इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं बैंक के, और ये परसेंटेज असाइन करता है। ये क्या करता है? परसेंटेज असाइन करता है, ठीक है, ताकि हम कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकें। यदि हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच की बात करें तो ये हमारा कोई अप्रोच नहीं है ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच तो बिल्कुल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि आपके पास एडवांस और सोफिस्टिकेटेड मेथड है ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करने का, तो चलिए उसे यूज कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही जवाब है। तो याद रखिए, ऑपरेशनल रिस्क के कैपिटल को कैलकुलेट करने का एक तो तरीका है हमारे पास, वन वे इज टू BIA, सेकंड इज स्टैंडर्डाइज अप्रोच एंड थर्ड इज AMA एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो आपको एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना है कि कैपिटल, ये क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, इनके लिए कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कैपिटल कैलकुलेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला सवाल है, तो दैट इज द एसेंस ऑफ अवर MCQ। दोस्तों हम MCQ इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे, हमें कहीं भी दिक्कत ना हो समझने में। सो वन वे टू रिवाइज ऑल द कंटेंट इज थ्रू MCQs ओनली। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पिलर 2। पिलर 2 का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? अब देखिए पिलर 2 की तो बात हो रही है, लेकिन पिलर 2 किसका? तो पिलर 2 है हमारा रिवाइज्ड बेसल फ्रेमवर्क का, राइट। तो रिवाइज्ड बेसल फ्रेमवर्क का पिलर 2 की बात हो रही है। तो ये पिलर 2 जो है ना, इसमें श्योर किया जाता है कि बैंक को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उनको इनफ प्रोटेक्शन मिल रहा है रिस्क के अगेंस्ट। चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि इंश्योरिंग बैंक हैव एडिक्वेट कैपिटल फॉर ऑल रिस्क। तो ये श्योर करना होता है कि बैंक के पास अलग से पैसा रखा हुआ हो ताकि पोटेंशियल लॉस को कवर कर सके अलग अलग रिस्क से। दूसरा है इनकरेजिंग बैंक टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। तो ये भी है कि चलो बेटर तरीका देखते हैं ताकि हम रिस्क के साथ डील कर सकें, समझ सकें, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकें। तीसरा ऑप्शन कर रहा है इंश्योरिंग बैंक हैव द हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कहीं नहीं है, ठीक है, पिलर 2 का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं है, ठीक है। फोकस है किस पे? तो फोकस है हमारा, पहले बात है सेफ्टी पे, दूसरे किस पे फोकस है? रिस्क मैनेजमेंट पे। ये लिखा ना रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, रिस्क मैनेजमेंट पे। तीसरा फोकस किस चीज पे है? मॉनिटरिंग पे। अब देखिए अगला स्टाइल मॉनिटरिंग लिखा हुआ, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग रिस्क इफेक्टिवली। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हम ध्यान रख रहे हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम पे, और ये श्योर कर रहे हैं कि बैंक के पास प्लान हो ताकि उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सके, राइट। तो मतलब आप प्रोएक्टिव रह रहे हैं रिस्क को अवॉइड करने में और मैनेज करने में। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सवाल पूछा गया था ना। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है, एनकरेजिंग बैंक टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो ऑप्शन A, ऑप्शन C और ऑप्शन D ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नहीं कौन सा है? तो B नंबर है। तो याद रख लीजिए, एक तो सेफ्टी है, मतलब सेफ्टी यानी कैपिटल, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब बैंक के पास, सॉरी C इसका सही है जवाब है, बैंक के पास बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक हो, और तीसरा है हमारा मॉनिटरिंग करना। सो दीज 3 आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पिलर 2, राइट। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ICEEP का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इंटरनल कैपिटल असेसमेंट एंड अप्रेजल प्रोसेस, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। ऑप्शन B सही जवाब है। याद रख लीजिए, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ICEEP। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास कि पिलर 3 के अंदर, यानी जो मार्केट डिसिप्लिन जो हमारा पिलर 3 है, उसके अंदर पर्पस क्या है? कि पर्पस इज टू डैश द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सुपरवाइजरी प्रोसेस, कंट्राडिक्ट, रीइंफोर्स, नलिफाई या इग्नोर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पिलर 3 की बात हो रही है, पिलर 3 यानी मार्केट डिसिप्लिन की बात हो रही है। तो पिलर 3 में ये श्योर किया जाता है कि बैंक ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे, किससे? पब्लिक से ट्रांसपेरेंट रहे और इन्वेस्टर से,
राइट। तो अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि गो अगेंस्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब समझ में आता है ना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है गो अगेंस्ट, ठीक है, या कन्फ्लिक्ट करना। तो दोस्तों पिलर 3 जो है ना, पिलर 3 पिलर 1 और पिलर 2 को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत होगा। पिलर 3 डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट पिलर 1 एंड पिलर 2, प्लीज रिमेंबर, वो एक साथ काम करता है, राइट। रीइंफोर्स की यदि हम बात करें तो ये हमारा सही जवाब है। क्यों? क्योंकि पिलर 3 को डिजाइन किया गया है कि वो रीइंफोर्स करे पिलर 1 और पिलर 2 के इफेक्टिवनेस को, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है, इट ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर। पिलर 3 क्या करता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है ताकि बैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बाय मेकिंग बैंक जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे पब्लिक के बारे में, एक सिस्टम क्रिएट करे जो कि रिवर्स्ड हो और अकाउंटेबल हो। तो ये सही जवाब है। पिलर 3 क्या करता है, पिलर 1 और पिलर 2 को एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है, रीइंफोर्स करता है। अच्छा, नलीफाई की बात करें तो नलीफाई तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों नलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को इनइफेक्टिव बनाना या कैंसिल करना। तो पिलर 3 पिलर 1 और पिलर 2 को नलीफाई नहीं करता। और इग्नोर का मतलब कोई अटेंशन नहीं पे करना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ये पिलर 3 जो है ना, वो एक्टिवली इन्वॉल्व करता है मार्केट पार्टिसिपेंट को, इनकरेज करता है कि वो अटेंशन पे करें और इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो सही जवाब क्या है इसका, रीइंफोर्स। तो पिलर 3 के अंदर मार्केट डिसिप्लिन जो आता है उसका पर्पज ये होता है कि हम दोनों पिलर 1 और पिलर 2 को रीइंफोर्स करें। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा पिलर 3 का एम नहीं है। दोस्तों पिलर 3 जो है इसमें ये श्योर किया जाता है कि बैंक के पास एनफ इंफॉर्मेशन रहे पब्लिक के साथ और इन्वेस्टर के साथ। पहला ऑप्शन कर रहा है एनकरेजिंग मार्केट डिसिप्लिन। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि पिलर 3 ये श्योर करना चाहता है कि जो भी लोग मार्केट में हैं, मार्केट में कौन कौन लोग रहते हैं, एक तो हमारे इन्वेस्टर्स रहेंगे और दूसरे कौन रहेंगे बताइए, पब्लिक रहेंगे। तो जो भी हमारे लोग मार्केट में इन्वेस्टर्स हो या पब्लिक हो, वो बैंक पे ध्यान रखे और इन्फॉर्म डिसीजन लें। दूसरा है डेवलपिंग अ सेट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो ये भी सही है, ठीक है। पिलर 3 एक रूल क्रिएट करता है जो कि बैंक को बताता है कि क्या इन्फॉर्मेशन वो सभी के साथ शेयर करे। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कंसीलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। ये हमारा एम नहीं है पिलर 3 का, राइट। और चौथा ऑप्शन कर रहा है अलोइंग मार्केट पार्टिसिपेंट टू एक्सेस की पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये भी सही है। पिलर 3 क्या करता है, लोगों को एम्पावर करता है मार्केट में ताकि वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में देख सके, राइट। तो मार्केट डिसिप्लिन एनकरेज करना, एक सेट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को डेवलप करना और फाइनली मार्केट पार्टिसिपेंट को अलाउ करना कि वो की पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। तो ये तीनों हमारे पिलर 3 के मेन एम है। कौन सा एम नहीं है, कंसीलिंग, छुपाना नहीं एम होता है, राइट। नाम में ही रखा हुआ है ना, मार्केट डिसिप्लिन, राइट। तो ट्रांसपेरेंट रहना। अगला सवाल है कि बैंक डिस्क्लोजर शुड बी कंसिस्टेंट विथ, ठीक है। तो जब बैंक की बात आती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की अपने रिस्क के बारे में, तो उन्हें किसे रिपोर्ट करना पड़ता है। चलिए ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहला है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ओनली, मतलब कि बैंक जो है केवल अपने ये शेयर करेंगे कि रेगुलेटर ने क्या मांगा है, मतलब ठीक है, दे विल शेयर व्हाट द रेगुलेटर्स आस्क फॉर। दूसरा कह रहा है मार्केट एक्सपेक्टेशन ओनली, मतलब ये सजेस्ट करता है कि बैंक केवल शेयर करेंगे क्या मार्केट में जो लोग हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब पब्लिक एक्सपेक्टेशन को मीट करना बिना इंटरनल प्रैक्टिस पे फोकस किए हुए, राइट। तीसरा ऑप्शन कर रहा है हाउ एक्सटर्नल एजेंसी एसेस द रिस्क, मतलब कि बैंक अलाइन करेंगे अपने डिस्क्लोजर को कैसे एक्सटर्नल एजेंसी जैसे रेटिंग एजेंसी अपने रिस्क को व्यू करती है। और चौथा ऑप्शन कर रहा है हाउ सीनियर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एसेस एंड मैनेज द रिस्क, मतलब ये सही जवाब है कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का डिस्क्लोजर मैच करेगा कि कैसे इसके टॉप एग्जीक्यूटिव और डिसीजन मेकर इंटरनली इवैल्यूएट कर रहे हैं और रिस्क को हैंडल कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो बैंक का डिस्क्लोजर कंसिस्टेंट रहेगा किस बात से कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, इनके सीनियर मैनेजमेंट है, वो कैसे रिस्क को एसेस कर रहे हैं। ये इंश्योर करेगा कि बैंक जो भी चीज पब्लिक को बचाए वो इनके अपना जो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके लाइन में हो, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बिलीव टू बी द इफेक्टिव मीन ऑफ इन्फॉर्मिंग द मार्केट अबाउट अ बैंक एक्सपोजर टू रिस्क। क्या सवाल है कि जब भी बैंक पब्लिक को बताना चाह रही है या इन्वेस्टर को बताना चाह रही है अपने रिस्क के बारे में, तो क्या तरीका इसके पास है। ऑब्वियसली बात है तरीका मैटर करेगा। तो चलिए ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहला है विथहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल गलत होगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा है ताकि आपको दूसरे बैंक से एडवांटेज मिल पाए। तो ये समझिए कि गेम खेलना हो गया ना, जहां पे आप अपने सारे कार्ड्स को शो नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। फिर प्रोवाइडिंग डिस्क्लोजर बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क, तो इसके अंदर क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं यूनिक मेथड के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से जो कि बैंक ने खरीद रखा है।
तो ये तो सॉफिस्टिकेटेड दिखता ही है, लेकिन ये हार्डर भी बना देगा दूसरे को ताकि समझ पाए और कंपेयर कर सके। दूसरा ऑप्शन कर रहा है डिस्क्लोजर दैट आर इनकंसिस्टेंट विद इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या होता है इसका मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो कि मैच नहीं करेगा कैसे बैंक इंटरनली इवेल्युएट करती है रिस्क को। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आप एक कहानी बता रहे हैं बैंक का और एक दूसरा बता रहे हैं पब्लिक को, मतलब बैंक के अंदर कुछ और चल रहा है, पब्लिक को कुछ और बता रहे हैं आप, तो ये कंसिस्टेंसी का तो लैक हो रहा है ना, तो ये भी गलत है। ठीक है, और ये प्रोप्राइटरी वाला आप समझे कि नहीं, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं यूनिक मेथड से या यूनिक सिस्टम से जो कि बैंक ने ले रखा है। ये सॉफिस्टिकेटेड दिखता है लेकिन ये हार्डर बना देगा दूसरे को समझने में और कंपेयर करने में। लास्ट ऑप्शन कर रहा है प्रोवाइडिंग डिस्क्लोजर बेस्ड ऑन कॉमन फ्रेमवर्क। ये सही जवाब है। इसका मतलब कि आप एक स्टैंडर्ड, ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड या कॉमन मेथड को यूज कर रहे हैं ताकि जो भी इंडस्ट्री में है वो समझ पाए। ठीक है, मतलब सेम लैंग्वेज आप बोल रहे हैं ताकि पब्लिक और इन्वेस्टर आसानी से इस चीज़ को समझ पाए। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि पिलर 3 कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब पिलर 3 जो हमारा रिवाइज बेसल फ्रेमवर्क का है ये श्योर करता है कि बैंक ट्रांसपेरेंट रहे अपने रिस्क को शेयर करने में। ऑप्शन ए कर रहा है ओनली टू इंडिविजुअल बैंक विद इन द ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सेपरेट बैंक जो है, ठीक है, एक लार्जर बैंकिंग ग्रुप में अपना अपना सेट ऑफ रूल है ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन दोस्तों पिलर 3 की यदि हम बात करें ना, पिलर 3 जो है होल ग्रुप को देखता है। पिलर 3 लुक एट द होल ग्रुप, इंडिविजुअल बैंक को नहीं देखता है। तो इसीलिए कह रहा है ओनली टू द इंडिविजुअल बैंक, ये गलत है। ओनली टू द सब्सिडरीज ऑफ द बैंकिंग ग्रुप। तो दोस्तों ये ऑप्शन का फोकस होता है स्मॉलर कंपनी पे, जैसे नाम लिखा है सब्सिडरीज का मतलब क्या होता है? सब्सिडरीज का मतलब ही होता है स्मॉलर कंपनी। तो स्मॉलर कंपनीज पे फोकस जो कि लार्जर बैंकिंग ग्रुप के हिस्से होते हैं। लेकिन यदि पिलर 3 की हम बात करें ना, तो पिलर 3 का एम होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करे, टॉप लेवल पे, केवल सब्सिडरीज पे नहीं। सब्सिडरीज पे तो करना ही है, टॉप लेवल पे भी करना है। तो यहाँ पे ओनली टू सब्सिडरी लिखा हुआ, इसीलिए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है ओनली टू द पेरेंट कंपनी ऑफ द बैंकिंग ग्रुप। तो ये देखिए ये ऑप्शन पे किस पे फोकस किया जा रहा है कि जो मेन कंट्रोलिंग कंपनी है। तो पिलर 3 का रिक्वायरमेंट जो है ना इंटायर ग्रुप पे होता है, केवल पेरेंट कंपनी पे ही नहीं होता, इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है एट द टॉप कंसोलिडेटेड लेवल ऑफ द बैंकिंग ग्रुप टू विच द कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अप्लाई। सो ये करेक्ट आंसर है। पिलर 3 ये श्योर करना चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर जो है ना हाईएस्ट लेवल पे हो, इसीलिए कहा जाता है टॉप कंसोलिडेटेड लेवल। कहां पे हो? हाईएस्ट लेवल पे हो। ठीक है, और ये होल बैंकिंग ग्रुप को और इसके सब्सिडरीज को कंसीडर करता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कंप्लीट और कंसोलिडेटेड व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो भी इस ग्रुप को देख रहा है बाहर से वो समझ पाए, उसे समझ पाए। तो सही जवाब क्या है? पिलर 3 कहां अप्लाई होगा? टॉप लेवल पे अप्लाई होता है बैंकिंग ग्रुप का, और इसके अंदर सब्सिडरीज हैं, मेंबर्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं सब के सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेक पिलर 3 डिस्क्लोजर एज पर आरबीआई गाइडलाइन एटलीस्ट ऑन अ डैश बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड। तो दोस्तों जब बैंक इंफॉर्मेशन शेयर करती है अपने रिस्क के बारे में, यानी पिलर 3 का डिस्क्लोजर जब होता है, यही होता है ना, तो पिलर तो एक स्केड्यूल है जो कि उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ऑप्शन ए कर रहा है मंथली। तो दोस्तों ये ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगा इस तरह के डिटेल डिस्क्लोजर का, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वार्टरली की बात करें मतलब हर एक 3 महीना पे, तो ये रीजनेबल है मंथली के कंपैरिजन में, लेकिन ये यहाँ पे एक अलग तरह का स्केड्यूल है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है हमारा सेमी एनुअल। सेमी एनुअल मतलब क्या हुआ कि हर एक 6 महीना पे या एक साल में 2 बार। तो बैंक को अपने पिलर 3 का डिस्क्लोजर ना हर एक 6 महीना पे, कम से कम 6 महीना पे तो डिस्क्लोज करना ही करना है। तो इससे क्या होता है कि एक रेगुलर अपडेट मिलता है पब्लिक को और इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और एनुअल दोस्तों, एनुअल का मतलब 1 साल होता है, तो ये जो है ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या है कि बैंक जो है अपने डिस्क्लोजर को कम से कम 6 महीना पे शेयर करे पब्लिक को और इन्वेस्टर को, ताकि उन्हें रेगुलर अपडेट मिलता रहे, बैंक के रिस्क प्रोफाइल का अपडेट मिलता रहे। चलिए अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीइंग मेड एटलीस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जब भी बैंक इंफॉर्मेशन शेयर करती है अपने रिस्क के बारे में, यानी पिलर 3 डिस्क्लोजर में, तो कुछ टेबल्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जो कि उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। तो लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन। पहला ऑप्शन कर रहा है टेबल DF1। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो टेबल DF1 है, सॉरी टेबल DF1, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। तो इस टेबल के अंदर जानकारी रहेगी कि कैसे बैंक रिस्क को मैनेज करती है। तो स्टेटमेंट के अनुसार क्या पूछा जा रहा है? एग्जेम्प्टेड, राइट। मतलब आपको बताना है कि इसे डिस्क्लोज करना है कम से कम 6 महीने पे। अगला ऑप्शन कर रहा है कैपिटल एडिक्वेसी। तो ये करेक्ट आंसर है। ये जो टेबल है ना DF2, इसका फोकस होता है कि कितना कैपिटल बैंक को चाहिए इन रिलेशन टू इट रिस्क। तो स्टेटमेंट क्या करता है कि ये स्पेसिफिक टेबल को एग्जेम्पशन देता है, रिक्वायरमेंट टू बी डिस्क्लोज एटलीस्ट एवरी 6 मंथ।
टेबल DF3 क्या है दोस्तों? टेबल DF3 किससे रिलेटेड है? टेबल DF3 रिलेटेड है क्रेडिट रिस्क से। मतलब ये टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन रहता है कि कैसे बैंक डील करेगी क्रेडिट रिस्क के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और टेबल DF4 क्या होता है? टेबल DF4 भी DF3 से सिमिलर ही है। ये टेबल डील करता है क्रेडिट रिस्क से, लेकिन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। इसको कम से कम हर एक 6 महीना तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, समझे। DF4 को कम से कम 6 महीना जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो सही जवाब क्या है इसका? टेबल नंबर DF2, कैपिटल एडिक्वेसी। तो ये जो टेबल है ना, इसके अंदर अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है और इसे एग्जाम्पशन दिया गया है कि इसको हर एक 6 महीना पे डिस्क्लोज नहीं करना है। बाकी जो DF1 है, DF3 है, DF4 है, इसको आपको एवरेज 6 मंथ को पे डिस्क्लोज करना है, बट DF2 का आप बाद में भी कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल है हमारा कि हाउ ऑफन आर द डिस्क्लोजर फॉर टेबल DF2, टेबल DF3, टेबल DF4 आर मेड। अभी देखिए कौन कौन सा DF कवर, D2, 3 एंड 4, राइट। तो बताइए 2, 3 एंड 4 का डिस्क्लोजर कैसे होगा? तो जब बैंक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करती है रिस्क के बारे में, ठीक है, तो देखिए सही जवाब है इसका क्वार्टरली। इसको समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मतलब हर एक 3 महीने पे। तो जो हमारा टेबल DF2 है, टेबल DF3 है और टेबल DF4 है। टेबल DF2 किससे रिलेटेड है? कैपिटल एडिक्वेसी से। टेबल DF3 किससे रिलेटेड है? हमारे क्रेडिट रिस्क से। और टेबल DF4 भी हमारा क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड है। तो इन सभी पोर्टफोलियो का जो डिस्क्लोजर है ना, वो कम से कम एक क्वार्टर में तो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है? टाइमली अपडेट मिलता है पब्लिक और इन्वेस्टर को, समझ में आया? तो टेबल बना हुआ है दोस्तों, कब किसको हमें क्या करना है, ये अपडेट करना है। अच्छा, वेयर मस्ट द पिलर 3 डिस्क्लोजर बी इंक्लूडेड? पिलर 3 डिस्क्लोजर को कहाँ इंक्लूड करना है? जब भी बैंक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है अपने रिस्क के बारे में, तो एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए कर रहा है इन अ सेपरेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मतलब क्या हुआ? ये ऑप्शन सजेस्ट करता है कि हम इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल सेपरेट रिपोर्ट में रखें, ठीक है। ऑप्शन बी कर रहा है ओनली इन रेगुलेटरी फाइलिंग। मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन शेयर करें ऑफिशियल फाइलिंग में, जो कि रेगुलेटर के द्वारा रिक्वायर किया जा रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है इन बैंक एनुअल रिपोर्ट। ये सजेस्ट करता है कि इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करें बैंक की ईयरली रिपोर्ट में। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है ना बैंक पब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट स्टेटमेंट और द बैंक वेबसाइट। बिल्कुल सही जवाब है। पिलर 3 डिस्क्लोजर को या तो आप बैंक के पब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट में इंक्लूड करें या कम से कम बैंक के वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दें। इससे क्या होता है? इन्फॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल हो जाता है पब्लिक को, इन्वेस्टर को, और जो भी इंटरेस्टेड है बैंक के रिस्क प्रोफाइल को समझने में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल क्या है? एडिशनल मटेरियल पब्लिश्ड विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद। तो दोस्तों जब भी बैंक पब्लिश करती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो एक की कंसिडरेशन है। पहले ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहला है रेगुलेटरी गाइडलाइन। इसका मतलब क्या हुआ? ये श्योर करना कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रूल जो रेगुलेटर ने सेट करके रखा है उसे अलाइन करे। दूसरा ऑप्शन कर रहा है मार्केट एक्सपेक्टेशन। ये सजेस्ट करता है कि हम इन्फॉर्मेशन को अलाइन करेंगे विथ जो भी लोगों के साथ लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन सी कर है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये सही जवाब है। इसका मतलब ये इंश्योर करना कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जो पब्लिश किया जा रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, वो ऑफिशियली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करे। इससे क्या होता है? कंसिस्टेंसी रहेगा, एक्यूरेसी रहेगा, स्टेक होल्डर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इन्फॉर्मेशन के रिलायबिलिटी पे। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो इसके अंदर ये श्योर करना होता है कि जो एडिशनल मटेरियल है वो अलाइन करे कैसे बैंक इंटरनली रिस्क को मैनेज करेगी। सही जवाब क्या है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका सही जवाब है। अब अगला सवाल है कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है जैसे कि मैनेजमेंट डिसीजन एनालिसिस जिसको पब्लिश किया जाता है उससे वो किसी से सब्जेक्टेड हो। यानी दोस्तों जब भी कोई बैंक एक्स्ट्रा मटेरियल को पब्लिश करती है जैसे मैनेजमेंट डिसीजन एनालिसिस MDA बोलते हैं इसे, और उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो उन्हें एक सर्टेन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ता है। वो क्या एग्जामिनेशन है? पहला है रेगुलेटरी अप्रूवल, मतलब कि ग्रीन लाइट मिलना चाहिए रेगुलेटर से इससे पहले पब्लिश होने से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अलग तरह के स्क्रूटनी की बात की जा रही है, एक्सटर्नल ऑडिट। ये ऑप्शन सजेस्ट करता है कि आपका एक एक्सटर्नल पार्टी ऑडिट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्टेटमेंट जो है एक ब्रॉडर टाइप से स्क्रूटनी की बात कर रही है। सही जवाब है इसका सफिशिएंट स्क्रूटनी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सप्लीमेंट्री मटेरियल को थॉरो एग्जामिनेशन करवाइएगा जिसके अंदर कंट्रोल असेसमेंट आएगा। ठीक है, सिंपल टर्म की बात करें तो ये श्योर करना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो केयरफुली रिव्यू किया जा रहा है, वैलिडेट किया जा रहा है ताकि इंश्योर कर सकें इसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के बारे में। और मार्केट स्क्रूटनी की बात करें तो इसके अंदर आपके पास मार्केट हो या पब्लिक हो जो कि एग्जामिन करते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल को, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन।
अगला सवाल क्या है, पिलर 3 डिस्क्लोजर को ऑडिटेड नहीं किया जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा जब तक स्पेसिफाई ना किया हो। कहाँ पे? जब भी बैंक डिसाइड करती है कि किस जानकारी को हम डिस्क्लोज करें, पब्लिक के साथ शेयर करें, तो उसे कंसिडर करना पड़ता है क्या रियली मैटर कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये सवाल है, हाउ शुड अ बैंक डिसाइड। ओके, तो वही बता रहा हूँ कि जब भी बैंक डिसाइड करती है क्या इन्फॉर्मेशन को शेयर करें पब्लिक के साथ, तो उसे कंसिडर करना पड़ेगा क्या रियली मैटर कर रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है बाय कंसल्टिंग एक्सटर्नल ऑडिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर से पूछने वाले हैं कि क्या हम डिस्क्लोज करें, तो गलत है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, ओके। दूसरा है कि बाय फॉलोइंग इंडस्ट्री ट्रेंड, मतलब कि आप देख रहे हैं दूसरी बैंक क्या डिस्क्लोज कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेलर्ड अप्रोच के बारे में बात की जा रही है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है रेगुलेटरी मैंडेट। तो दोस्तों इसके अंदर आप डिस्क्लोज करते हैं इन्फॉर्मेशन को क्योंकि रेगुलेटर को रिक्वायरमेंट है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है बाय इंटरनल असेसमेंट, ये सही जवाब है। देखिए इसके अंदर बैंक डिसाइड करती है क्या डिस्क्लोज करना है बेस्ड अपने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, कंसीडर करती है कि क्या सिग्निफिकेंट है, क्या रिलेवेंट है अपने सर्कमस्टांस से। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है कि जब आता है ये डिसाइड करना कि कौन सा इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है शेयर करने में, तो एक कंसेप्ट आता है मैटेरियलिटी का। ये कंसेप्ट है मैटेरियलिटी का। ये कब आता है कंसेप्ट, जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है शेयर करना। सो द कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी इज क्रूशियल। ऑप्शन ए कर रहा है व्हेन इट अलाइंस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब ये सजेस्ट करता है कि इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है यदि ये फॉलो करे कि बाकी दूसरे इंडस्ट्री में बाकी लोग जो है क्या कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कर रहा है व्हेन इट इंक्लूडेड इन द रेगुलेटरी गाइडलाइन, मतलब इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है यदि इसको रेगुलेटर के द्वारा रिक्वायर किया जाए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि ऑप्शन सी कर रहा है कि व्हेन इट ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड चेंज और इन्फ्लुएंस अंडर यूजर असेसमेंट और डिसीजन। दोस्तों ये सही जवाब है। इंफॉर्मेशन को मटेरियल तभी माना जाएगा कि यदि इसे हम छोड़ दें या इसे इनकरेक्टली स्टेट करें तो ये एक्चुअली हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि कोई लोग बना डिसीजन ले रहा है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। सिंपल टर्म्स में बात करें तो इसका फोकस होता है उन चीज़ों पे जो कि रियली मैटर करता है और इंपॉर्टेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑप्शन डी कर रहा है व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। क्या मतलब होता है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा यदि एक्सटर्नल ऑडिटर उसके बारे में पूछे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन इट इज ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड चेंज और इन्फ्लुएंस यूजर असेसमेंट एंड डिसीजन। प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन में क्या इंक्लूडेड होता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों जब हम प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं इसका मतलब कि हमारा वैल्यूएबल सीक्रेट्स, ये प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब है हमारा वैल्यूएबल सीक्रेट्स। समझे, तो कुछ वैल्यूएबल सीक्रेट्स हैं जो कि बैंक जो है अपने कॉम्पिटिटर को नहीं बताना चाहती है। तो ऑप्शन ए कर रहा है जनरल मार्केट ट्रेंड, इसका मतलब कि ओवरऑल पैटर्न कैसा है मार्केट में, जो कि हो सकता है सीक्रेट ना हो। तो दूसरा ऑप्शन कर रहा है इन्फॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटिटर, मतलब कि दूसरे बैंक के बारे में क्या जानकारी है मार्केट में, यूजफुल तो है लेकिन ये प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन से मतलब है नहीं। तीसरा ऑप्शन कर रहा है इन्फॉर्मेशन दैट वुड रेंडर अ बैंक इन्वेस्टमेंट लेस वैल्यूएबल इफ शेयर विद कॉम्पिटिटर। ये सही जवाब है। प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर सीक्रेट्स आता है, किस के बारे में सीक्रेट्स आता है, बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में। यदि कॉम्पिटिटर को पता चल जाए तो इस कारण से बैंक का इन्वेस्टमेंट लेस वैल्यूएबल हो जाएगा। यदि ये जो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है ना, यदि इन्वेस्टर को पता चल जाए तो अब बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम वैल्यूएबल हो जाएगा। मतलब एक सीक्रेट रेसिपी है जिसके द्वारा आपका जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल बनेगा और आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसे जाने, तो इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और रेगुलेटरी गाइडलाइंस तो होगा नहीं, ये रूल्स होता है जो कि रेगुलेटर सेट करते हैं। तो सही जवाब समझ में आया तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है कि विच इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं मतलब कि ऐसा स्टफ जिसको सीक्रेट रखा जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन कर रहा है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन कर रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर, तो यूजफुल तो है कॉम्पिटिशन के लिए लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। हाँ, तीसरा ऑप्शन कर रहा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ लीगल एग्रीमेंट और काउंटर पार्टी। दोस्तों ये सही जवाब है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब वो डेटा होता है जो कि हम सीक्रेट रखते हैं अकॉर्डिंग टू द लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी। जैसे मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक बैंक के साथ, तो उस जो डिटेल का कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल है ना वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है जनरल मार्केट ट्रेंड, तो ये ओवरऑल पैटर्न होता है मार्केट में जो कि टिपिकली कॉन्फिडेंशियल नहीं माना जाता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब पूछा जा रहा है कि जो हमारे जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होते हैं बैंक में उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ बैंक। देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है डिस्क्लोजर ऑफ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन ओनली, इसका मतलब कि हम शेयर कर रहे हैं केवल एक सीक्रेट या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, लेकिन जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट ट्रेंड, मतलब ये फिगर आउट करना कि मार्केट में क्या पैटर्न है।
तीसरा ऑप्शन कर रहा है फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब दोस्तों ये सही जवाब है। जो हमारे जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है ना, उसके अंदर एक फॉर्मल प्लान होता है, जैसे रूल्स का। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका, जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की। तो इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, इसके अंदर हमारा फॉर्मल प्लान रहता है, जैसे कि रूल्स रहेंगे, सेट ऑफ रूल्स रहेंगे, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बैंक में जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसे क्या करती है, ये जो रूल है उसे क्या करती है, अप्रूव करती है। यानी ये जो रूल है ना, फॉर्मल प्लान जो रूल है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, यानी कि जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसको कौन अप्रूव करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं। ये इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर्ड और एग्रीड अपॉन अप्रोच रहे, ताकि डिसाइड कर सके कि कौन सा इंफॉर्मेशन बैंक जो है पब्लिक के साथ शेयर करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है पब्लिकली शेयरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सब कुछ हम बता दें, लेकिन जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ शेयर कर दें। इसका मतलब ये होता है कि आपका वेल थॉट आउट प्लान हो, समझे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी प्रेजेंटेड, कैसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा। तो जब बात आती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की, तो बहुत तरीका है उसे प्रेजेंट करने का। पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली इन नैरेटिव फॉर्म, मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कीजिए रिटन एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, राइट। तो यूजफुल तो है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। ओनली थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ये सजेस्ट करता है कि आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कीजिए वर्ड से। तीसरा ऑप्शन कर रहा है आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट और टेबल, मतलब इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर टेम्पलेट में या टेबल में। तो ऑप्शन डी कर रहा है ओनली थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप ग्राफ बनाइए, चार्ट बनाइए, विजुअल एलिमेंट एक्सक्लूसिवली बनाइए। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका, टेम्पलेट और टेबल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट और टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेम्पलेट मस्ट बी कंप्लीटेड विद डैश डेटा इन द अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन प्रोवाइडेड। टेबल जनरली रिलेट टू द डैश रिक्वायरमेंट बट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आल्सो रिक्वायर्ड। देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जब बात आती है टेम्पलेट को फिल करने की और टेबल को फिल करने की इन्फॉर्मेशन के साथ, तो दो तरह के डेटा होते हैं जिनको हमको कंसिडर करना पड़ता है। चलिए उसका नाम समझिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, क्वालिटेटिव, मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्पलेट को फिल करते हैं, ठीक है, आपको क्वालिटेटिव डेटा से फिल करना है, राइट। तो देखिए इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब टेम्पलेट को हमें किससे फिल करना है, क्वांटिटेटिव डेटा से, याद रख लीजिए, और टेबल को फिल करना है हमें क्वालिटेटिव डेटा से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स वाई ये ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको समझाया ना कि दो तरीका होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट करने का, एक तो टेम्पलेट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है कि टेम्पलेट को किस डेटा से कंप्लीट करें और टेबल को किस डेटा से कंप्लीट करें। तो याद रख लीजिए टेम्पलेट को क्वांटिटेटिव डेटा से और टेबल को क्वालिटेटिव डेटा से हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारा जो टेबल DF2 होता है उसके अंदर जो क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर होते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। यानी जब हम बात करें क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर इन टेबल DF2, तो मतलब कि यहाँ पे हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नंबर के बारे में बात नहीं करते। पहला ऑप्शन कर रहा है डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप शेयर कर रहे हैं इन डेप्थ फाइनेंशियल रिपोर्ट। दूसरा ऑप्शन कर रहा है समरी डिस्कशन ऑफ द बैंक अप्रोच टू असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ इट्स कैपिटल। तो दोस्तों क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर ना, इसके अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि कैसे बैंक अपने कैपिटल को देखती है ताकि ये श्योर कर सके कि इसके पास इनफ पैसा हो जो भी ये कर रही है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है MCQ सेशन। इसके अगले MCQ सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।